नमस्कार दोस्तों क्या आपको पता है कि दुनिया में प्रसिद्ध दुबई जहां जाने का सपना लिए बहुत लोग कड़ी मेहनत करते हैं, कुछ दिन पहले क्यों डूब गया? क्या किसी ने कल्पना की होगी कि इतनी कम बारिश वाले क्षेत्र में अचानक ऐसा कैसे हुआ? दुबई का कोना कोना पानी से भर गया, यहां तक कि एयरपोर्ट पर खड़े विमान जहाज जैसे लग रहे थे। दुबई की बाढ़ के बाद दुनिया के सामने खड़ा हुआ नया संकट। मौसम वैज्ञानिकों ने दी मौसम युद्ध छेड़ने की चेतावनी। यूएई और ओमान समेत खाड़ी देशों में पिछले हफ्ते भारी बारिश के बाद आई बाढ़ की वजह से कई एक्सपर्ट्स क्लाउड सीडिंग यानी आर्टिफिशियल बारिश को मान रहे हैं। बताया गया है कि भारी बारिश से एक दिन पहले क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश कराने के लिए विमान उड़ाया गया था। संयुक्त राज्य अमीरात यानी यूएई में हाल ही के दिनों में हुई भारी बारिश ने एक नई बहस को जन्म दिया है। यूएई में काफी कम बारिश होती है, लेकिन जिस तरह से दुबई में भारी बारिश दर्ज की गई उसने कई तरह के चिंताओं को जन्म दिया है। इस भारी बारिश के लिए क्लाउड सीडिंग को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों ने दुबई में बाढ़ के लिए क्लाउड सीडिंग को जिम्मेदार ठहराए जाने के बाद चेतावनी दी है कि ये आने वाले समय में देशों के बीच मौसम युद्ध की शक्ल ले सकता है। ऐसा हुआ तो इसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। दुबई में जितनी बारिश 1.5-2 साल में होती है, करीब 150 mm वह 24 घंटे में हुई। बाढ़ से पूरा शहर डूब गया, गाड़ियां नाव की तरह तैरते रहे। दुबई एयरपोर्ट से बहुत सी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। कुछ का मानना है कि यूएई के क्लाउड सीडिंग के चलते बाढ़ आई है, तो कुछ कह रहे हैं कि बाढ़ का कारण क्लाइमेट चेंज है। वहीं कुछ अन्य का कहना है कि दुबई का इंफ्रास्ट्रक्चर बारिश को ध्यान में रखते हुए तैयार नहीं किया गया था, इसलिए वहां बाढ़ आई है। आइए समझते हैं कि इस मामले का सच क्या है, आखिर नकली बारिश क्या होता है। यह सही है कि दुबई पिछले कई सालों से क्लाउड सीडिंग के जरिए आर्टिफिशियल रेनफॉल कराता रहा है। क्लाउड सीडिंग या आर्टिफिशियल रेन वह तकनीकी है जिसमें आप विमान से बादलों में कुछ ऐसे केमिकल स्प्रे करते हैं ताकि उनमें जो बूंदें हैं वे इकट्ठी हों और बारिश बनकर बरसें। संयुक्त अरब अमीरात में तो ऐसा ही हो रहा है। चीन में भी बड़े पैमाने पर क्लाउड सीडिंग की जाती है। यूरोप में भी यह प्रयोग होता रहा है। ओमान में भी बारिश हुई है। स्टडी में पाया गया है कि क्लाउड सीडिंग से 20 से 25% बारिश बढ़ जाती है, लेकिन दुबई में जिस दिन यह घनघोर बारिश हुई उस दिन वहां क्लाउड सीडिंग नहीं हुई थी। दूसरी बात यह है कि बारिश सिर्फ दुबई में ही नहीं, पूरे मिडिल ईस्ट में हुई। ओमान में तो दुबई से ज्यादा बारिश हुई, वहां काफी मौतें भी हुई। यहां जानना जरूरी है कि इतने बड़े इलाके में बारिश क्लाउड सीडिंग के कारण नहीं हो सकती। क्लाउड सीडिंग का थोड़ा बहुत योगदान हो सकता है, पर दुबई का एक्सट्रीम रेनफॉल इसके चलते नहीं हुआ है। आखिर अत्यधिक वर्षा क्यों हुई, इसका कारण क्या है? एक दूसरी बात है, क्लाइमेट चेंज इसकी वजह हो सकता है, क्योंकि मार्च अप्रैल मिडिल ईस्ट में बारिश का सीजन होता है। मिडिल ईस्ट में इतनी भयानक बारिश पहली बार नहीं हुई है। पिछले कुछ सालों में यह देखा जा रहा है कि एक्सट्रीम रेनफॉल मिडिल ईस्ट में सामान्य बात होती जा रही है। अभी जो बारिश हुई है इसकी भी चेतावनी 2-3 दिन पहले दे दी गई थी। बताया गया था कि एक बहुत बड़ा वेदर सिस्टम फॉर्म हो रहा है जिसके कारण तेज बारिश हो सकती है। आखिर क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है? हमने भारत में भी देखा है कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज का प्रभाव पड़ा है। पिछले साल हिमाचल प्रदेश में हमने देखा कि कितनी तेजी से बारिश हुई और कितना भयावह नुकसान हुआ। हमने सिक्किम में बांध टूटते हुए देखा, माना जाता है कि वह भी बारिश के कारण ही टूटा। दिल्ली में किसी दिन तेज बारिश हो जाती है तो पूरा शहर पानी के कारण रुक सा जाता है। मुंबई में भी ऐसे हालत पहले बन चुके हैं। मेरा मानना है कि दुबई की भयावह बारिश
भी क्लाइमेट चेंज के कारण हुई। मिडिल ईस्ट में यूएई, सऊदी अरब और ओमान के रेगिस्तानों में भी इस तरह के एक्सट्रीम रेनफॉल की घटनाएं बढ़ रही हैं। इन सभी घटनाओं के पीछे गलत इंफ्रास्ट्रक्चर का हाथ लगता है। तो अब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर। दुबई रेगिस्तान में बसा शहर है। जिन्होंने शहर को डिजाइन किया उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी बारिश होगी, कि शहर डूब जाएगा। दुबई में रेन वाटर ड्रेन नहीं है और बारिश के पानी को बाहर कैसे निकालें इसका कोई स्कीम नहीं है। रेगिस्तान में इमारतें खड़ी कर दी गई हैं और सड़कें बनाई गई। इतना भयावह बाढ़ का कारण है दुबई का अनप्लान्ड सिटी डेवलपमेंट। आज की तारीख में यह कंक्रीट और स्टील का शहर है। भारत में भी शहर का अब कंक्रीट और स्टील के बन रहे हैं। पेड़ पौधे नहीं है, सड़कें बन रही हैं। स्टॉर्म वेदर ड्रेन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक बात और है कि प्रकृति से खिलवाड़ किया जा रहा है। आज हमें वेदर मॉडिफिकेशन और जियो इंजीनियरिंग के बारे में चर्चा करने की जरूरत है। दुबई की बाढ़ के कारण इस पर बहुत चर्चा हुई है और यह जरूरी है कि इसे समझा जाए। बहुत से देश बिना अपने पड़ोसी को बताए वेदर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, आर्टिफिशियल रेन ला रहे हैं, क्लाउड सीडिंग कर रहे हैं। महत्वाकांक्षी देशों में शुमार चीन का टारगेट 2025 तक 50 लाख वर्ग किलोमीटर में आर्टिफिशियल रेन कराने का है। ध्यान रहे यह इलाका भारत के कुछ क्षेत्रफल के 1.5 गुना से भी ज्यादा है। इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा, चीन के बाकी पड़ोसियों पर क्या असर होगा, इस पर बात करने की जरूरत है। क्योंकि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज बढ़ेगा सभी देश टेक्नोलॉजी आएंगे और आर्टिफिशियल रेनफॉल के लिए जियो इंजीनियरिंग करने के लिए। आखिर जियो इंजीनियरिंग क्या होता है? आर्टिफिशियल रेनफॉल तो लोकल लेवल पर होगा, लेकिन जियो इंजीनियरिंग ग्लोबल लेवल पर करने की बात हो रही है। किस तरह से सूर्य की किरणों को स्पेस में वापस रिफ्लेक्ट किया जाए इसकी बात हो रही है। अलग अलग जियो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी को लेकर के चर्चा चल रही है। मॉडिफिकेशन की बात हो रही है। अमेरिका की सिलिकॉन वैली के पूंजीपति भी इसमें पैसा लगा रहे हैं। वहां की कुछ कंपनियां तो बिना बताए जियो इंजीनियरिंग के लिए एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं। अब हम जान लेते हैं कि भविष्य की समस्या क्या हो सकती है। अब हमें जियो इंजीनियरिंग और वेदर मॉडिफिकेशन के लिए एक ग्लोबल गवर्नेंस पर बात करने की जरूरत है। अगर हम इस पर अभी से ध्यान नहीं देंगे तो भविष्य में यह बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। अमेरिका, चीन, यूरोप के पास इतना पैसा है कि वर्ल्ड लेवल पे जियो इंजीनियरिंग कर सकते हैं, लेकिन इसका असर जब एशिया और अफ्रीका के छोटे और अपेक्षाकृत कमजोर और गरीब देशों पर होगा तो क्या करेंगे? दुबई में आई बाढ़ की बदौलत जब वेदर मॉडिफिकेशन और जियो इंजीनियरिंग पर चर्चा चलनी शुरू हो गई है तो यही सही मौका है इस पर चर्चा की जाए और व्यापक रूप दिया जाए इसे। एक देश की वजह से दूसरे देश में नुकसान हो सकता है। जोहान्स जैक्स के मुताबिक मौसम के साथ हस्तक्षेप नैतिक प्रश्न भी उठाता है। मौसम अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को नहीं पहचानता है। ऐसे में क्योंकि एक देश में मौसम बदलने के लिए दूसरे देश में विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। क्लाउड सीडिंग के कारण होने वाली तीव्र वर्षा के अतिरिक्त प्रभाव होगा जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आ सकती है। दुबई की बाढ़ उन अनपेक्षित परिणामों की एक कड़ी चेतावनी के रूप में काम करती है जो हम सब उत्पन्न कर सकते हैं और हम मौसम को बदलने के लिए ऐसी तकनीकी का उपयोग करते हैं। जोहान्स जैक्स ने कहा कि क्लाउड सीडिंग के बाद के परिणामों पर हमारा बहुत कम नियंत्रण है। एक क्षेत्र में अत्यधिक बारिश लाने के लिए क्लाउड सीडिंग जैसी तकनीकों का उपयोग करने के से दूसरे क्षेत्र में अचानक बाढ़ और सूखा पड़ सकता है। जब हम प्राकृतिक वर्षा पैटर्न में हस्तक्षेप करते हैं तो हम घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू कर देते हैं जिन पर हमारा बहुत कम नियंत्रण होता है। यूएई के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र NCM के मौसम विज्ञानी अहमद हबीब ने ब्लूमबर्ग को बताया कि अभूतपूर्व बारिश से पहले के दिनों में कई क्लाउड सीडिंग उड़ानें भरी गई थी। क्लाउड सीडिंग के उपयोग के बारे में
अटकलों के कारण बाद में एनसीएम ने इस बात से इनकार किया कि यह ऑपरेशन तूफान से पहले मंगलवार को हुआ था। विशेषज्ञ संयुक्त अरब अमीरात में तीव्र मौसम पैटर्न लाने में जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रभावों पर सवाल उठा रहे हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम इस टॉपिक पे एक बार फिर चर्चा करेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।